ठीक है ना। तो अभी हम लोग जैम 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे, उसमें जस्ट हम लोग ये देखेंगे हाउ टू सॉल्व, है ना, अप्रोच डिस्कस करेंगे। तुम भी बता सकते हो वो। फिर बहुत तो मैंने सॉल्व कर लिया होगा ऑलरेडी, कर लिया, 2-3 बार और सॉल्व कर लेना, कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर जो डाउट्स रह जाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। मैं सॉल्व नेक्स्ट क्लास में करूंगा, आज ऐसे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल लैम्डा यूज होगा तो उसका मतलब ये रहेगा, और फाई ए का मतलब बिग फाई ए मतलब सीडीएफ ऑफ नॉर्मल। हाँ सर, जब हम पेपर लगाते हैं तो सर जो कैलकुलेटर यूज है उसमें बड़ी मतलब प्रॉब्लम कर नहीं पाते सर इतनी फास्ट तरीके से, या उसमें अलग तरीके से सॉल्व होता है, पहले वैल्यू डालो फिर उसके बाद फंक्शन डालो, तो ये मैं हैबिचुअल नहीं है ऐसे। तो प्रैक्टिस करो ना बार बार, इसलिए अब इतने सारे मॉक टेस्ट है तो उसके यही तो फायदा है कि आप एक हैबिचुअल हो जाओगे इतने टेस्ट देके। तो यूज करो, उसे याद हो जाएगा ना। अगर 10 टेस्ट में आपने लगातार यूज किए तो याद हो जाएगा कि यहाँ पहले ये करना है फिर ये करना है। तो रेगुलर यूज करना पड़ेगा। तो आप मॉक टेस्ट जो दे रहे हो उसमें यूज करो उसको, तो याद हो जाएगा। मतलब प्रैक्टिस करके ही आएगा ना, कि वो हैबिचुअल हैबिट्स बार बार यूज करोगे तो आपको पता रहेगा जब पहले मुझे फंक्शन इनपुट लेना है या पहले नंबर लेना है, इस तरह से। सर उस एग्जाम में तो सेम ऐसा ही आएगा ना? हाँ, सेम कैलकुलेटर रहेगा, एग्जाम में वही कैलकुलेटर होंगे। ठीक है ना। तो ये कुछ नोटेशंस बता रहा हूं मैं। ये फाई ए का मतलब है ना सीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, ये सीडीएफ है नॉर्मल का। और ये टी एन अल्फा है ना, टी डिस्ट्रीब्यूशन एन अल्फा। तो यहाँ जो लेता है कि टी एन अल्फा का मतलब है वो नंबर जिसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है। जो नोटेशन मैं यूज करता हूँ क्लास में, है ना, उस नंबर के आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है ना, एक्स मोर देन दिस इज अल्फा। और ये कुछ डेटा है जो हम यूज करेंगे। चलो क्वेश्चन देखिए, ऐसे आज डिस्कस करते हैं, सॉल्व नहीं करूंगा मैं, कोशिश करूंगा ना करूं, मतलब देखते हैं। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। पॉजिटिव रियल नंबर का सीक्वेंस है, तो एक्सएन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो मोनोटोन होगा, यस और नो? नो सर। नो, है ना। जैसे -1 की पावर n अपॉन n ले लो, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, मोनोटोन नहीं है। ठीक, ओके। तो गलत दिखाने के लिए एग्जांपल काफी है, तो ये ऑप्शन आउट हो गया। xn² कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस xn डज नॉट कन्वर्ज, ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर, फॉल्स है ना, -1 टू द पावर n ले लेंगे तो जी जी, है ना। तो -1 की पावर n जो है, एक मिनट, ये तो कह रहा है डज नॉट कन्वर्ज, तो हमें ऐसा लेना है जो, एक मिनट, हमें क्या करना है कि स्क्वायर कन्वर्ज कर रही है तो खुद वो सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लो ना, 1/n ले लो। हाँ, 1/n ले लो, कन्वर्जेंट ही ले लो। गलत दिखाने की कोशिश करना है हमें एक एग्जांपल ढूंढना है जो गलत कर दे, है ना। तो पिछला एग्जांपल जो लिया था वो ट्रू कह रहा था, -1 की पावर n अगर आप लोगे तो स्टेटमेंट को ट्रू कर दे रहा है। तो एग्जांपल कभी स्टेटमेंट को ट्रू नहीं करेगा, मतलब इन जनरल ट्रू नहीं बोल सकता, उस एग्जांपल के लिए ट्रू है। लेकिन कोई एक ऐसा एग्जांपल मिला जिसके लिए फॉल्स है, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया इन जनरल। तो 1/n ले लो, तो 1/n का स्क्वायर 1/n² कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, 0 पे कन्वर्ज करेगी। तो जो सीक्वेंस 1/n है वो कन्वर्ज नहीं करेगी, नहीं, वो भी करेगी। तो अगर xn² कन्वर्ज कर रही है तो xn कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है, दोनों हो सकता है। तो इसने कहा कि कन्वर्ज नहीं करेगी, तो गलत कह रहा है, 1/n एग्जांपल है। फिर तो ये भी गलत है, सीक्वेंस xn माइनस xn कन्वर्जेस टू 0। अच्छा, xn + 1 माइनस xn कन्वर्जेस टू 0, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। सर ये कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस लेने से मतलब कन्वर्जेंस टू 0 कर देंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे है लेस देन एप्सिलॉन है, तो xn + 1 माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये कॉची सीक्वेंस है ना, तो 1/n ही एग्जांपल ले लो, 1/n के लिए ट्रू आ रहा होगा, लेकिन ये तो फॉल्स हो जाएगा ना। मतलब xn को तुम 1/n ले लो, इसमें तुम 1/n ले लो, तो ये ट्रू आएगा। चेक करो 1/n को कि 1/n + 1 माइनस 1/n, एलसीएम लोगे तो 1/n × n + 1, और वो तुम्हारी क्या आ रही है, 0 पे कन्वर्ज कर रही है। यस, क्या सीरीज 1/n कन्वर्ज करती है? नो, तो आउट हो गया, तो ये भी आउट हो गया। तो आपके पास है ना एग्जांपल लिया हमने 1/n, जस्ट एग्जांपल। एक थ्योरम ये था कि
कि सीरीज ये था आई थिंक, है ना, xn+1 माइनस xn n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये अगर आई थिंक फाइनाइट आती, अच्छा ये तो हमें पता ही है, फाइनाइट आएगी तो क्या हो जाएगा, उधर लिमिट 0 है ना, तो वो तो कन्वर्ज कर जाएगी ना, तो xn इज अ कॉची सीक्वेंस इन फैक्ट, हाँ, तो xn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा, ये तो कन्वर्जेंट होगा ही, xn भी खुद कन्वर्जेंट हो जाएगा नहीं, हाँ, कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ जाएगा, हाँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी ट्रू होगा क्योंकि पहले तीनों गलत दिखा चुके हैं। देख लेते हैं क्या कह रहा है, xn कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो मान लो xn की लिमिट l है, स्मॉल l, तो e की पावर xn कन्वर्जेंट होगी, सही बात है, e की पावर l उसकी लिमिट हो जाएगी, तो l है ना, l इज द लिमिट ऑफ xn, तो e की पावर xn की लिमिट e की पावर l हो जाएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फंक्शन, तो ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आसान है ना, आप हाँ मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, fx0 fy0 करके दिख जाएगा, फिर आपको डिसाइड करना है मिनिमा है, मैक्सिमा है, सैडल है, ग्लोब क्या है ना, वो आपको डिसाइड करना है, ट्राई करके आओ ना, बाकी डाउट मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूंगा। अब ये कह रहा है fx दे रखा है तो f'1 निकालो, तो सिंपल है, हाँ, लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, सिंपली डिफरेंशिएट करके 1 रख दो, आ जाएगा। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 2020 के सिलेबस में था, ये 19 का है ना, सॉरी 19 का, तो इसमें 60-40 का रेशियो होगा, तुम नोट करोगे तो इसमें 60% स्टैट्स होगा, 40% मैथ्स होगा, है ना, क्योंकि 2021 तक है ना 60-40 का रेशियो था, 2022 एंड 23 और 24 है ना, इसमें अभी रेशियो है 70-30 का। तो ये हालांकि अब आपके सिलेबस में नहीं है ना, इस साल ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब इस टॉपिक पे नहीं आएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये दे रखा है आपको, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ फंक्शन, लीनियर फंक्शन ये है, ax plus b टाइप का समझ लो, नॉट ax plus b, ax टाइप का, b नहीं, b 0 ही होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, b 0 0 होना चाहिए, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट इज अ फंक्शन लाइक ax, हाँ ये फंक्शन है सिंपल, तो ये a मैट्रिक्स भी हो सकता है, तो यहाँ पे सिंपली क्या है, बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट ना दे रखा है, तो इजी है, हालांकि इसको छोड़ दो, ये सिलेबस में तो है नहीं, ना जैम में है ना गेट में है सिलेबस में। अब क्वेश्चन 5 थोड़ा सा समझा दीजिए सर। तो ये कह रहा है कि टू बायस्ड कॉइन है ना, बायस्ड है तो मतलब सक्सेस हेड टेल का प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगा, तो हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, तो पहले कॉइन पे हेड की प्रोबेबिलिटी आने की है और दूसरे कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये है, ओके, तो ये आपसे कह रहा है कि ठीक है, दो कॉइन है, हेड की अलग अलग प्रोबेबिलिटी है दोनों पे, इफ बोथ कॉइन्स आर टॉस्ड इंडिपेंडेंटली 2 टाइम्स, दोनों कॉइन को हमने इंडिपेंडेंटली 2 टाइम टॉस किया ईच, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स आउट ऑफ दिस 4 टॉसेस, तो ये बताओ मुझे, दोनों कॉइन को 2-2 बार टॉस किया तो सैंपल स्पेस में कितने आउटकम होंगे, 16 होंगे सर, 16 होंगे, 2 की पावर 4। अब आपको वो केसेस लिखने हैं, इसने कहा अगर मैं देखो तुम फिक्स कर लो, पहला 2 कॉइन C1 है, दूसरा कॉइन, मैं एग्जांपल कुछ लिख के दिखाता हूं, जैसे H H H H है, अब तुम्हें क्या पता कौन सा वाला पहला कॉइन कौन सा दूसरा कॉइन, तो पहले तुम खुद को क्लियर कर लो कि तुम किसको फर्स्ट कॉइन मान लो, किसको सेकंड कॉइन, तो जैसा सैंपल स्पेस जब लिख रहे हो ना, तो तुम ले लो कि पहला 2 कॉइन तुम्हारा पहला वाला है, अगला 2 कॉइन दूसरा वाला, 1 डिनोट कर रहा है फर्स्ट कॉइन को, 2 डिनोट कर रहा है सेकंड कॉइन को, तो इस तरह से सुटर पॉसिबिलिटी लिख लोगे ना, ऐसे ही आ जाएगा। अगला क्या है, केसेस बदलते रहो, पहले 16 आउटकम लिख लो चाहो तो, ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी, देख लो किसकी जरूरत है वही लिखना बस, देखो यहाँ से, तो पूछा है कि बोथ कॉइन्स आर टॉस्ड 2 टाइम्स, देन गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स आउट ऑफ 4 टॉसेस, तो ये तो मैं सैंपल स्पेस लिखने की बात कर रहा था ना, तो लास्ट जैसे होता टी 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 जैसे T1 T1 T2 T2, मतलब इस तरह से, और पीछे बहुत सारे आउटकम है, टोटल 16 है ना। अब जैसे आपसे पूछा है कि 2 हेड वाले कितने होंगे, तो मैं इवेंट लिख देता हूँ, ये इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो पहले तुम इंडेक्स को भूल के, ये जो मैंने सफिक्स लिखा 1 2 उसको भूल के बस तुम आउटकम्स लिख लो कि 4 बार किसी कॉइन को टॉस कर रहे हो
तो 2 टाइम हेड आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, बस वो लिख लो। ये तो बोला ना इसने कि 2 हेड्स आउट ऑफ 4 टॉसेस, सब मिला के 2 बार हेड आने चाहिए। तो तुम क्या करोगे, मैं अगर आउटकम लिखूं ऐसा हो सकता है एच एच टी टी एच टी टी एच इस तरह से, फिर एच टी ऐसा समझोगे ना। 6 केस बनते हैं सर, कितने होंगे? 6 केस बनते हैं, 6 केस बनेंगे। तो 6 केस हो गए। अब कुछ नहीं करना आपको, उन्हीं 6 केस में तुम ये याद रखो, ये पहला कॉइन है, ये दूसरा कॉइन है, ये पहला कॉइन है, ये दूसरा कॉइन है, ये पहला कॉइन है, ये दूसरा कॉइन है, ऐसे सारे केस लिख लो। अब जब प्रॉपर्टी निकाल रहे होगे तो इसका प्रॉपर्टी कैसे निकलेगा, पहले कॉइन पे हेड आने की 2/3, जैसे इसका निकाल के मैं बताऊं इसके आउटकम की 2/3, 1/2/3, फिर 2/3 T2 सेकंड कॉइन पे टेल की 1/4 1/4 1/4। तो ऐसे कर करके ये जो इवेंट में जितने आउटकम हैं इंडिविजुअली एक एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी का वैल्यू लिखकर हो जाएगा। ऐड कर लो ना, हाँ इसकी निकालो, फिर इसकी निकालो, इसकी निकालो, 37/144 आ रहा है। हाँ आ जाएगा। तो ऐड कर लो जस्ट। ये क्या है कि x कोई रैंडम वेरिएबल है जिसका पीएमएफ दे रखा है आपको, ठीक। तो मतलब डिफरेंट पॉइंट पे, आप इसको टेबल बना के भी सोच सकते हो। तो डिफरेंट पॉइंट पे कि x और px, तो इस तरह से x की वैल्यू -2 -1 0 1 2 ऐसा है। अब ये सब पॉइंट पे मास दे रखा है आपको। ये सब आपने लोअर क्लास में किया होगा, ये क्वेश्चन क्लास 12 में भी है, क्लास 12 के एनसीईआरटी में तुम चेक करोगे तो यह क्या है कि जैसे -2 है तो -2 पे, तो यहाँ पे n की जगह -2 रख लो तो ये बन जाएगा c, n को -1 रखोगे तो ये बन जाएगा, n को -1 रखोगे ना तो ये बन जाएगा 2c, 0 पे b, 1 पे n को 1 रख दो तो c, n को 2 रख दो तो 2c, ये हो गया। सो नाउ यू हैव, ये टेबल जो बनाया पीएमएफ है, ये और ये सेम चीज ही है। तो x की वैल्यू px pmf पूछा गया है, तो पहले आपको पता ही होगा कि इन टोटल का सम कितना होता है 1। तो आप एक इक्वेशन यहां से निकल जाएगी कि इन सबको ऐड करके 1 के इक्वल रख दो, तो पहली इक्वेशन आ गई। यहाँ पे 2 अननोन है ना, तो यू हैव 2 अननोन्स, तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए। सो यू नीड 2 इक्वेशंस। और दूसरा कंडीशन यहाँ से आ जाएगा, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई पीएमएफ है तो सबका सम 1, दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी कि mod x लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब x की वैल्यू -1 0 और 1, तो -1 0 1 इन तीनों को ऐड कर लो, इन तीनों को ऐड कर लो 3c + d बराबर 3/4। 2 इक्वेशंस आ गया, 2 अननोन्स आ गया, तो c और d की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। अब ex निकाल लो, तो ex पता ही है समेशन xi pi, तो यहाँ चाहो तो एक कॉलम बढ़ा लो xpx का, है ना। अब कॉलम बढ़ा लो xpx का, फिर इसको ऐड करोगे तो ex आ जाएगा, तो जो इसका सम होगा वो ex आएगा, तो निकल जाएगा ना, सिंपल है। बस सीधी निकालना, बाकी पता ही है डिस्क्रीट में कैसे एक्सपेक्टेशन आंसर में से xi pi। ये जो क्वेश्चन है कि x पॉइसन रैंडम वेरिएबल है और ये इक्वेशन इसलिए दिया है ताकि आप लैम्डा डिसाइड कर सको, है ना। तो इस इक्वेशन से लैम्डा फाइंड हो जाएगा कि लैम्डा क्या है। तो जस्ट पॉइसन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन पीएमएफ है, ये पुट कर दो और यहाँ से आप लैम्डा निकाल लो, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगी। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो बस उसके बाद दिख जाएगा आपको। तो x बराबर 0 पे क्या होता है पॉइसन में, e की पावर माइनस लैम्डा, तो बस यही देखना है कि e की पावर लैम्डा यहाँ से निकल जाएगा, फिर e की पावर माइनस लैम्डा निकालो, यही है प्रोबेबिलिटी x बराबर 0। ओके, फिर उसमें देख लो कि किस इंटरवल में बिलोंग करेगी, तो आपको देखना कि इन चारों में से e की पावर माइनस लैम्डा किस इंटरवल में है। इजी है ना। तो एट्थ, यहाँ भी पॉइजन ही है ऐसे तो, है ना। सपोर्ट देखो क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो पॉइजन हो सकता है ना। x1 x2 xn सीक्वेंस ऑफ IID डिस्क्रीट रैंडम विद पीएमएफ, ये पॉइजन ही है, इसको ठीक से लिखोगे तो क्या होगा, लैम्डा बराबर क्या है यहाँ पे log 2। हाँ, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर m अपॉन m फैक्टोरियल, तो ठीक से लिखोगे तो लैम्डा यहाँ log 2 है, ln2 है ना, इसको हम ln2 बोलते हैं। तो ये पॉइसन ही है, ठीक से फिट करो इसको। तो e की पावर माइनस log 2 करोगे तो वही 1/2 हो जाता है, यही 1/2 यहाँ पे 2 है, तो ये पॉइसन है विथ लैम्डा इज इक्वल टू log 2। अब Sn आपको दे रखा है
x1 to xn, ठीक है, सम है, ओके। तो which of the following sequence of random variable converges to 0? तो ये तो ये होगा सर। तो इजी है ना ये। तो आप बताओ मुझे सीधा, हाँ इसको जस्ट सेपरेट कर लो। तो Sn अपॉन n कहाँ कन्वर्ज करेगी? Sn अपॉन n कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट? हाँ Ex, और Ex तो लैम्डा ही आएगा। यस तो ये log 2, क्योंकि Sn समेशन xi है और अपॉन n का मतलब x बार, तो Sn अपॉन n का मतलब x बार हो गया, एंड x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू Ex बाय वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। एंड एलसीएम ले लो, लेफ्ट साइड में बुला के एलसीएम ले लो। ये सब एक एक लाइन के क्वेश्चन है, इसमें कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं। मैंने क्या किया, log 2 को लेफ्ट में बुला लिया, log 2 को आप लेफ्ट में बुला लिए तो 0 बच गया यहाँ पे, और दोनों तरफ log 2 घटा दिया, ये समझ लो, दिस माइनस log 2, दिस माइनस log 2। अब ये देखो एक ऑप्शन यही है, कौन सा ऑप्शन है ये देखो ये यही तो है, एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम लोगे तो Sn माइनस n log 2 अपॉन n, यही है। तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर में क्वेश्चन है बेस्ट। ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि x1 x2 xn be a random sample from continuous distribution with PDF। तो ये वही है, convex combination of two PDFs, जैसे lambda time f1x plus 1 minus lambda time f2x। ठीक है, तो ये इससे ब्रेक कर लो, तो देख लो लैम्डा क्या है, क्योंकि ये है इस तरह से होगा, f1 तुम्हारा मिल जाएगा नॉर्मल है ना, ये 2 म्यू कॉमा 1 है ना, तो एक आएगा नॉर्मल 2 म्यू कॉमा 1, और ये क्या है नॉर्मल 4 म्यू कॉमा 1। चेक कर लो, इसको सही से फिट कर लो, लैम्डा क्या निकल के आएगा 1/2। ये आगे देख लो, तो सारी इंफॉर्मेशन आ गई यहाँ से इसमें फिट करके, तो लैम्डा 1/2 है और x1 x2 सब मिल गया। हाँ 3n होगा सर, 3 होगा ना सर? आप बताओ, मैं पूछ रहा हूँ क्या होगा। सर t/3n होगा सर। हां t/3n वाला। अच्छा ऑप्शन बता रहे हो तुम, ये सही है ना, ओके। ऑप्शन सी तो है सर। t जो है समेशन xi है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू? तो म्यू का अनबायस्ड एस्टिमेटर किसका? मीन, ओके म्यू आएगा। तो देख लो e ऑफ, अगर मैं t निकालूं डायरेक्टली, तो e ऑफ पहले x निकाल लो, ये x है तुम्हारा है ना, तो e ऑफ x निकालोगे तो 1/2 टाइम पहले वाले का मीन और 1/2 टाइम दूसरे वाले का मीन, तो ये आ गया। तो ये कितना हो गया 2 म्यू है ना, कट गया 6 म्यू अपॉन 2 3 म्यू, तो ये हो गया, ठीक है ना। तो ex जो है वो 3 म्यू है, मतलब इसका मीन 3 म्यू है, तो t का अगर मीन निकालोगे e ऑफ t कितना आ जाएगा 3n म्यू आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो t अपॉन 3n आ जाएगा, ठीक है ना। 3n को इधर बुला लो, तो यहाँ से आप अगर यहाँ बुला लोगे t अपॉन 3n तो ये म्यू आ जाएगा आपके पास, ओके। सो ये क्वेश्चन है कि आपको बोल रखा है कि x1 x2 xn रैंडम सैंपल है नॉर्मल θ1 में, और इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्विंग xi's वी ऑब्जर्व yi's, जहां yi जो है e की पावर xi है, तो yi इज e की पावर xi। अब i 1 to n है, तो टू टेस्ट थीटा इज इक्वल टू 1 अगेंस्ट थीटा इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि based on the random sample this the rejection region of the likelihood ratio test of the form। तो ऐसे xi के टर्म में इसका क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा, मॉड xi माइनस 1 कितना मोर देन के, हाँ यही बनेगा ना, ये तो याद रख सकते हो आप। तो x बार माइनस 1 मोर देन के, ये आपका बनेगा क्रिटिकल रीजन। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा ओपन कर लो, तो इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, इसको ओपन करोगे तो बनेगा x बार माइनस 1 मोर देन इक्वल टू के, और x बार माइनस 1 लेस देन इक्वलिटी लगा लो, लेस देन इक्वल टू माइनस के, तो नया नाम दे दो, इसका नाम k1 इसका नाम k2, अब कोई दिक्कत नहीं है, चलो उधर भेज दो इसको। तो यहाँ से आ जाएगा
x बार मोर देन इक्वल टू k1 और x बार लेस देन इक्वल टू k2, तो x बार से समेशन xi आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, तो आप सिंपली ब्रेक करोगे इसको, तो ये आ गया समेशन xi मोर देन इक्वल टू k3 और समेशन xi लेस देन इक्वल टू k4। अब कुछ नहीं करना आपको, xi की जगह yi कर देना है, मतलब yi का मतलब यहाँ से इक्वेशन से। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, log y, तो log y रख दो। तो यहाँ देखो, तो x की जगह log y रख दो, तो यहाँ से बनेगा समेशन, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, देखो यहाँ समेशन log yi मोर देन इक्वल टू सम k3 और समेशन log yi लेस देन इक्वल टू k4। अब देख लो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है, सर डी होगा। ओनली डी तो है और कोई ऑप्शन तो ऐसा थोड़ी है ना। Yes, जो sir. बोल रहा है ऐसा है, यहाँ लॉग नहीं है इसमें तो इसलिए आउट है, यहाँ भी लॉग नहीं है तो ये आउट है, यहाँ लॉग तो है बोल रहा है C1 C2 के बीच, ऐसा तो नहीं है ना, ये मोर देन समथिंग एंड लेस देन समथिंग, तो ये इस फॉर्म का आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ना, अलग अलग नंबर है, तो ये वाला है, तो ये आउट हो गया। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला आप याद रख सकते हो नॉर्मल के लिए, सिंपल वर्सेस कंपोजिट नॉट इक्वल टू है तो मॉड x बार माइनस जो भी यहाँ पे म्यू नॉट अगर है, सो x बार माइनस म्यू नॉट या थीटा नॉट मोर देन इक्वल टू k, ये क्रिटिकल रीजन आएगा इसका। अगर यहाँ थीटा मोर देन 1 होता तो ये मॉड नहीं आता बस, ठीक है। अगर ये लेस देन 1 होता तो वहां लेस देन आ जाता मॉड छोड़ के। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है 11th है ना, तो ये एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन पे है, बाद में टेलीस्कोपिक बन जाएगी। 6/n² माइनस 4n प्लस 3, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं ना हम लोग। यस सर, n-1 हाँ, और फैक्टराइज कर दो, और फैक्टराइज करके टेलीस्कोपिक कैंसिल होती चली जाएगी, देख लेना। तो टेलीस्कोपिक है ये। क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा सर, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर। हाँ, थोड़ा वेट तो करो, वहाँ पहुँचने दो। तो ये जो होता है ना n टेंड्स टू इंफिनिटी पे, ये कहीं ना कहीं कन्वर्ज करती है किस पे, log n होता है ना इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आई थिंक, तो उससे हो जाता है। तो log n तो सर मतलब इंफिनिटी तक 1 + 1 सर, वो तो माइनस होता है ना। क्या होता है? जब log माइनस log 1 - x, उसका तो सर 1 + x + x² 2 ऐसे करके इंफिनिटी तक होगा। हाँ, तो उसको 1 रखो। वॉल रखने से सर 0 हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं एक्सपेंशन में बात नहीं कर रहा हूँ, ये थ्योरम है एक, कि इस पे जाके ना इसका जो वो होगा, ये वैल्यू हालांकि है ना, ये इंडिविजुअली वो नहीं है, दिस अपॉन दिस, ये जो है ना, ये तुम्हारे पास ये कैंसिल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे एक रिजल्ट है, कुछ गामा उमा आता है ना कुछ उसमें, तो अरे रुको, एक एक करके बोलो, दो दो बोल रहे, समझ नहीं आ रहा। कोई एक बताओ। सर ये जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो वही फॉर्म में। हाँ, उस इंटीग्रल टेस्ट टाइप का समझ सकते हो, ठीक है। ये समेशन 1/x है ना, हाँ समेशन 1/n है, यस यस, है ना। तो जैसे तो इंटीग्रल टेस्ट है ना 1/n जो है, सो इंटीग्रल टेस्ट क्या कहता है, इस तरह से, तो कहीं नहीं इससे रिलेटेड है समहाउ, सही कह रहे हैं ना। तो इस तरह से कुछ आ जाएगा, तो ये log n पे कहीं ना कहीं कन्वर्ज करती है, इसी कॉन्सेप्ट पे है एक्चुअली। तो होता क्या है, ये log n और ये log n ये कैंसिल हो जाता है, या ये बता दूं मैं कि दिस अपॉन दिस की जो लिमिट है ना, ये 1 होती है, तो आप ऐसे फॉर्मूला याद रख सकते हो आप, है ना। हाँ सर, ये एक्चुअली मतलब मैथमेटिक्स की कोई थ्योरम है, जो मतलब वैसे लगा सकते हैं ना, an ओवर bn को an + 1 - an ओवर bn + 1 - bn, ये दोनों लिमिट इक्वल होती है ना, तो आप ये लगाओगे ना, सब कट जाएगा और 1 ही आ जाएगी लिमिट, जो आप बोल रहे हो ना, मतलब वो हाँ, मैथमेटिकली है। ठीक है। अच्छा, वो जो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की बात कर रहे हो आप, हाँ, उस तरह से कुछ हमारी सीरीज माइनस के लॉग इक्वल टू होता गामा, गामा जो होती है 0.5772, ये वाली थ्योरम है। हाँ, तो वो बाद में जाके वो खत्म ही हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा एंड में। हाँ, जो आप कह रहे हो वो एक थ्योरम है, इसके मापा में भी होगा,
यहाँ से कई सारे प्रूफ दे रखा है। हाँ, तो समथिंग गामा कुछ एक टर्म लेता है वो एंड में। लेकिन वो जाके कैंसिल हो जाएगा उसकी वजह से, log n की वजह से ना, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे log n है ना इंफिनिटी हो जाएगा, तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 ही हो जाएगी, तो उस तरह से आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो आप कह रहे हो ना, एक थ्योरम है एक्चुअली, यहाँ पे देखना ऐसा लिखा हुआ गामा, मैं प्लस गामा कर देता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं कन्वर्जेंट होती है ना, इस तरह से कुछ log n पे, और बाद में ये समथिंग अपॉन log n करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये माइनस गामा तब होता तो है। गामा को वेलर्स कांस्टेंट कुछ बोलता है ना? हाँ समथिंग कुछ नाम है, याद है। कुछ कांस्टेंट है, हाँ कुछ नाम है इसका, तो उस तरह से वो उस कांस्टेंट उससे रिलेटेड कुछ है, तो इसको तुम ब्रेक करोगे, इसकी लिमिट निकालोगे तो वो जाके एट 1 आ जाएगी, इन दोनों का रेशियो की लिमिट 1 आ जाएगी, तो तुम्हें बस इसकी लिमिट निकालनी है। तो यू हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ ये, और यहाँ पे क्या बस इसकी रेशियो की लिमिट 1 हो गई, तो रेशियो की लिमिट 1 हो गई तो बचाइए। अब इसमें देख लो कि क्या करते हैं, हमें लेस देन 1 बना, लार्जेस्ट है तो छोटा है, तो पाई ज्यादा है। हाँ, तो पाई कॉमन ले लो, तो पाई बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस e बाई पाई की पावर n, और इस पूरे की पावर 1 बाई n, इस तरीके से। तो ये 1 की पावर इंफिनिटी के फॉर्म का है अभी डिनोमिनेटर। 1 पाई होगा। एक मिनट होगा, मतलब बाहर कर दिया ना हमने, तो 1 प्लस सर नहीं सर, वो जो e by pi है उसका जो रेंज है वो 0 से 1 तक लाइन करेगा, इसीलिए उसका वैल्यू 0 हो रहा है सर, e by pi। हाँ सर लाइन बिटवीन। अच्छा सॉरी, हाँ ये तो पावर 1 बाई n है ना, तो 1 बाई n कहाँ पे जाएगी, ये तो 0 हो गई, और ये कहाँ होगी, 0 हो गई ये भी, तो 1 की पावर 0 कितना 1 ही हो गई, तो ये 1 बाई पाई आ गया। हाँ ठीक है। वैसे डायरेक्टली भी मतलब आपने कर ही दिया, वैसे डायरेक्ट लिया कि मैक्स ऑफ ए भी होगा अगर ऐसी फॉर्म में है तो हाँ। प्लस बी एन की तो पाई बड़ा होता है इससे, तो डायरेक्टली पाई आ जाएगा। ठीक है, हाँ वो भी कर सकते हैं। ये कह रहा है कि a possible value of b for which the equation x4 plus bx cube plus 1 is equal to 0 has no real root। तो इसका एक तरीका है कि सर, b, ये मुझे पूछना था, हाँ, बनता नहीं है बस bx क्यूब को एक साइड रख लो। नहीं सर, कई सारे अप्रोच हैं। एक अप्रोच है सिंपली तुम इसके रफली ग्राफ बना लो, है ना, तो b की वैल्यू क्या होगी, ताकि तो एक काम करो, b एक साइड रखो बाकी एक साइड ले आओ, तो क्या होगा, तो उसके लिए तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो होगा हाँ रफली ग्राफ बनाना पड़ेगा तुम्हें, तो उससे दिख जाएगा। नहीं तो द वैल्यू ऑफ b फॉर विच दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट, इसके पास कोई रियल रूट ना हो, तो कोई रियल रूट ना होने का क्या मतलब है, डिग्री 4 की इक्वेशन है, तो ये अपर पैराबोला ही होगा, है ना, तो बस ये है कि एक्स एक्सिस को कट ना करे, तुम्हें ये देखना है बस, तो कोई बात नहीं, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो, कोई दिक्कत नहीं, तुम ये fx ले लो, इसका x4 प्लस bx क्यूब प्लस 1, ठीक है ना। अब यहाँ f डैश x निकालो, इसको 0 पुट करो, तो उससे क्या मिलेगा तुम्हें, देखो इसका ग्राफ कैसा होगा, x4 है ना, लीडिंग टर्म क्या x4 है, तो x की पावर 4 मतलब x2 के जैसा ही ग्राफ होगा, तो नो सॉल्यूशन होने का क्या मतलब है, इसका ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसा होगा, समझ ना, क्योंकि ये पावर 4 है तो x इंफिनिटी है तब इंफिनिटी में जाएगी, ये है, और अगर ऐसा हो गया तो 2 सॉल्यूशंस आ गया, तो तुम्हें यही डिसाइड करना है कि b ऐसा क्या होगा ताकि वैल्यू x एक्सिस के ऊपर ही रहे फंक्शन की। तो ये क्रिटिकल पॉइंट इधर रफली बना रहा हूं मैं, तो ये है ना, ये इसको मैं इग्नोर किया हूं, ये कुछ इस तरह से यहाँ आएगा, तो ये तुम्हें देखना है कि, तो है ना, जैसे यहाँ पे नो सॉल्यूशन पूछा है, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि b की ऐसी क्या वैल्यू है ताकि इसके पास 2 रियल रूट हो या 1 रियल रूट हो। 1 कब होगा, जब टच करेगा इसको, अगर टच करते हुए पास कर रही है तो रिपीटेड रूट आ जाएगी, तो पूछेगा सिंगल रूट हो, है ना, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम में आते हैं। यहाँ नो रूट है, यही क्वेश्चन पूछ लेगा 1 रूट लिख के, यही क्वेश्चन पूछ लेगा 2 रूट लिख के, ऐसे करके। तो आपको पता हो कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट में हिंट दे रहा हूं बस कि दिस इज अ फंक्शन, f डैश x को 0 पुट करो, x की कुछ वैल्यू आएगी, फिर है ना तुम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड कर सकते हो, मतलब तो दिख रहा है मिनिमम पॉइंट है, तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट आएगी, बस तुम्हें क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट का ध्यान दो। मान लो ये क्रिटिकल पॉइंट ये नंबर आया, तो इस पे 3 केस है, या तो वैल्यू पॉजिटिव लेगी फंक्शन, या 0 लेगी या नेगेटिव लेगी, तो जब वैल्यू पॉजिटिव लेगी तो नो सॉल्यूशन,
जब वैल्यू 0 लेगी उस पॉइंट पे तो यूनिक वन सॉल्यूशन मतलब वन रूट होगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है उस पॉइंट पे तो 2 सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, उस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालो और उस वैल्यू को पॉजिटिव कर दो, तो पॉजिटिव जब जिस केस में होगा वही ऑप्शन हो जाएगा। ट्राई करके देखो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करता हूँ। पर एक चीज बता दोगे बस इसमें, जैसे हाँ। 2 पॉइंट इसमें माइनस के हैं और जो x की वैल्यू -3/4b टाइप आ रही है, तो मतलब 2 पॉजिटिव वैल्यू आ गई है x की, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे फिर लाइक कौन सी पे नो सॉल्यूशन होगा? नहीं कोई एक केस ले कर दो, ऐसे दोनों से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी एक केस लेकर सॉल्व करो क्या आता है। अच्छा ओके। दोनों केस से तुम कर सकते हो तब भी आंसर सेम ही मिलेगा। तुम कोई भी एक नंबर डिसाइड कर लो, इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट आए हैं। पर मतलब तो x जो ही आ रहे हैं, एक x आ रहा है बस -3/4b। हाँ तो कहीं भी एक नंबर मान लो, कहीं भी है, अब मर्जी है तुम्हें, पॉजिटिव साइड मान लो नेगेटिव साइड मान लो। अब फंक्शन की वैल्यू, अच्छा 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 0 पे तो फंक्शन वैल्यू 1 ही रहेगी, तो 0 पे तो 1 है, तो 0 क्रिटिकल पॉइंट लेने का मतलब नहीं है, 0 इसका एक्चुअली क्या बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ठीक है ना, क्योंकि है ना x4 है ना, तो ऐसे ही हाँ डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। यस। तो अब आपको क्या, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 कंसीडर फाइंड करेंगे ना, नहीं ग्रेटर 1 क्यों करेंगे आप, और कुछ ग्रेटर देन 0 हाँ, तो उससे आ जाएगा। जो भी क्रिटिकल पॉइंट आया है 0 के अलावा उस पे इसको पॉजिटिव कर दो, तो यहां से एक b का इंटरवल आ जाएगा, और वही देखो कौन सा ऑप्शन है जो उस इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहा है, ये करना है। जो क्रिटिकल पॉइंट आया, मान लो c आया क्रिटिकल पॉइंट समथिंग अपॉन 3b जो बता रहे हो, तो उस पे पॉजिटिव कर दो फंक्शन को, तो वहां से आपको b का एक इंटरवल मिल जाएगा, तो उस इंटरवल के लिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब है कि ग्राफ फंक्शन का x के ऊपर ही रहेगा, तो ग्राफ x के ऊपर ही रहेगा तो नो सॉल्यूशन रहेगा। तो देखो ऐसा b क्या है ताकि फंक्शन की वैल्यू उस क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव हो, ये देखना है, ठीक है। तो करके देखो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्व करता हूं, ट्राई करो पहले। ये जो 14 क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि लेट द टेलर पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 20 ऑफ दिस, सो डिग्री 20 का टेलर पॉलिनोमियल लिख रहा है एट 0। तो आपको पता है टेलर्स पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है ना, वो f0 + f'0 upon 1 factorial x and so on। तो एक पैटर्न मिल जाएगा आपको, तो आपको बोल रहा है कि an x की पावर n n फ्रॉम टेलर पॉलिनोमियल लिख दिया, डिग्री 20 का टेलर पॉलिनोमियल लिख दिया। तो यहाँ पे an जो है एक्चुअली क्या है, तो an होता है nth डेरिवेटिव एट 0 अपॉन n फैक्टोरियल, यही है ना। सो दिस इज योर an, ये जो an है टेलर्स थ्योरम का फॉर्मूला याद करो, यही तो होता है, तो fn 0 अपॉन n फैक्टोरियल, 0 का मतलब फंक्शन एज इट इज है ना, 1 का मतलब 1, हाँ हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये A15 बताओ, तो आपसे A15 पूछ रहा है, ये an है, तो A15 का मतलब है 15वां डेरिवेटिव एट 0 अपॉन 15 फैक्टोरियल। तो यहाँ ये नहीं समझना कि 15 बार डिफरेंशिएट करना है, आप 2-3 बार डिफरेंशिएट करोगे आपको एक पैटर्न दिख जाएगा, उस पैटर्न को नोटिस करके सीधा 15th डेरिवेटिव डायरेक्टली आप लिख सकते हो, या nth डेरिवेटिव का अगर फॉर्मूला आपको याद है तो सिलेबस बता दे, nth डेरिवेटिव करके फिर n को 15 रख दो, वो भी एक तरीका है, नहीं तो कुछ टर्म फाइंड करो फिर आप 15 डेरिवेटिव, ये एक्चुअली फाइंड करना है आपको इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 वाला कि लेंथ ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू दिस, ठीक है, इस कर्व का लेंथ फ्रॉम x1 टू, आसान है ना, फॉर्मूला ही तो था, क्या था लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला, ये था ना, over 1 plus dy by dx whole square, होल स्क्वायर dx, और 1 से 8 में इंटीग्रेट कर लो तो ये आ जाएगा, तो बस ये करो आ जाएगा आंसर। The volume of the solid generated by revolving the region bounded by the parabola this and the line this, तो ग्राफ बना लो दिख जाएगा। अबाउट द लाइन x बराबर 6, तो ग्राफ बनाओ उससे फिर देखो, है ना, तो y x बराबर 2y² + 4 है, तो इसका मतलब हो गया कि x को y को 0 रखेंगे, x 4 है ना,
तो x बराबर 2y² कैसा होगा, x के अराउंड कुछ ऐसा होगा। और तो चूंकि ये ओरिजिन शिफ्टेड नहीं है तो मुझे हटाना पड़ेगा, ये इस तरह कुछ बनेगा, चेक करो है ना। और x बराबर 6 पे ऐसा हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ है 4 पे, और देख लो ये लेंथ ऑफ कर्व यहाँ से आ जाएगा। और इसका आंसर मैच नहीं कर रहा, किया था इसी से नहीं करेगा मैच। तो यहाँ थोड़ा ट्रिक ये है कि इसमें 6 के अराउंड इसका जो रेडियस क्या लोगे, व्हाट इज द रेडियस? 6 माइनस x। हाँ 6 माइनस एक्स, क्योंकि ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस 6 है, तो ये इतना वाला डिस्टेंस कितना है, ये तो ये टोटल 6 है और ये x है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है, y एक्सिस से डिस्टेंस ना, x कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। और ये जो लाइन x बराबर 6 की मैंने ड्रॉ की है, x बराबर 6 की जो मैंने लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे, तो ये 6 डिस्टेंस है y एक्सिस से इसका, तो दिस डिस्टेंस इज 6, दिस इज x। तो ये जो रेडियस है जो रिवॉल्व कर रहे हो तुम उस लाइन के अबाउट, तो रेडियस कितना है उस रिवोल्यूशन का, तो रेडियस इज 6 माइनस x, तो ये यूज करो। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द रीजन ऑफ दिस, तो क्या फॉर्मूला था इसका, पाई r स्क्वायर, यस सर, और क्या लोगे पाई r स्क्वायर dy, क्योंकि y पे है ना ये, तो dy और y की लिमिट, सो माइनस 2। तो यहाँ देख लेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है वो दिख जाएगा ना। ये सर -1 to 1। हाँ तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए, -1 to 1 है, तो अब इंटीग्रेट कर यहाँ 6 माइनस x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए सिंपलीफाई करके, या x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ये y के टर्म में आ गया, इंटीग्रेट कर लो इजीली। तो x की वैल्यू ये यूज करो और यहाँ पुट करो और इंटीग्रेट कर लो, आ जाएगा पाई r स्क्वायर dy है ना, पाई x स्क्वायर dy है, पाई r स्क्वायर dy, तो r यहाँ पे एक्चुअली 6 माइनस x है, तो पाई r स्क्वायर ही है ना, एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम होता है ना। 17 है कि P कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, नॉन दिस एंड इफ देयर एग्जिस्ट अ 3x2 रियल मैट्रिक्स Q एंड 2x3 रियल मैट्रिक्स R such that P is equal to QR, okay? P कोई 3x3 की है और Q 3x2 की है, R 2x3 की है, तो P बराबर QR है। एक मिनट, तो पहले मुझे ये बताओ रैंक ऑफ P के बारे में क्या बोल सकते हो तुम यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू व्हाट, 2 है ना, क्योंकि पहली बात तो प्रोडक्ट है, तो हम लोग ये पढ़ा है कि रैंक ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, कि रैंक ऑफ है ना P इज मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ P कॉमा रैंक ऑफ R, एक तो ये है, और रैंक P जो हो सकता है क्योंकि 2x3 है तो 2 से कम, सॉरी यहाँ पे Q जो है ये 3x2 है, इसका रैंक 2 से कम ही होगा या मैक्सिमम 2 हो सकता है, तो कहने का मतलब दिस इज लेस देन इक्वल टू 2, सो रैंक ऑफ P इज लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। सो रैंक ऑफ P इज लेस देन इक्वल टू 2। अब देखो P खुद 3x3 की मैट्रिक्स है और उसका रैंक मैक्सिमम 2 हो सकती है। अब सोचो ये होमोजेनियस सिस्टम है, तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है क्या, है ना, यूनिक सॉल्यूशन कब होता, जब P का रैंक 3 हो जाता, लेकिन 3 रैंक तो पॉसिबल ही नहीं है, तो P का रैंक अगर 3 होता तो रैंक A ऑगमेंटेड B बराबर, या अभी थ्योरम लिखा था मैंने पिछले क्लास में कि AX बराबर B में अगर डिटर्मिनेंट A नॉन जीरो है तो इनफाइनाइट नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। तो इसके पास तो B का डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो आएगा, तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक ऐसा B एग्जिस्ट करेगा जहां Px बराबर B के पास नो सॉल्यूशन होगा। एक मिनट, रैंक ऑफ P और रैंक ऑफ P ऑगमेंटेड B, तो P का रैंक क्या हो सकता है, P खुद 3x3 की मैट्रिक्स है ना, P 3x3 की है, सर वही ना, P तो रैंक 2 है तो नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू होगा तो फिर नो सॉल्यूशन। हाँ लेकिन B ऐसा है, एक ऐसा B मिल जाए मुझे, तो B अगर ऐसा हो कि उसके कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ना हो, है ना,
तो x यहाँ पे क्या है 3 क्रॉस 3 है ना, ओके x मतलब 3 क्रॉस 1 है, तो यहाँ से हाँ तो एक ऐसा मुझे मिल जाएगा ना, हो सकता है कि इसका रैंक ज्यादा हो जाए इसका कम हो जाए, तो उसमें 3 रो होंगे। अच्छा p ऑगमेंट, एक मिनट, p ऑगमेंटेड b का रैंक क्या हो सकता है मैक्सिमम, एक मिनट रुक जाओ, p का ऑर्डर तो 3 क्रॉस 3 है लेकिन रैंक इसकी मैक्सिमम 2 हो सकती है। p ऑगमेंटेड b का ऑर्डर क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑर्डर 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 3 है, अरे 3 क्रॉस 4 है, सो 3 क्रॉस 4, ठीक है ना, एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड होगा यहाँ पे। चीज क्या है? अरे सोए हुए हो क्या तुम, मैं किसका पूछ रहा हूँ? तो 3 क्रॉस 4 होगा ना, 3 क्रॉस, हाँ मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछ रहा हूँ। हाँ 3 क्रॉस 4 हाँ। सो p ऑगमेंटेड b का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 4 है। अब ये 3 क्रॉस 4 है लेकिन तो यहाँ पे क्या हो सकता है, p का रैंक तो p का रैंक मैक्सिमम 2 है। इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स इसके 2 है, लेकिन b हो सकता है ना, b एक ऐसा हो जो उसके लिनियर कॉम्बिनेशन में ना हो कॉलम्स के, तो वो रैंक ऐड कर सकता है। तो आई थिंक दिस इज ओके, है ना, कि देयर एग्जिस्ट b सच दैट px बराबर b हैज नो सॉल्यूशन। अच्छा तभी रुको और ऑप्शंस देखते हैं तो समझ पता चलेगा, सिंगल करेक्ट है ना, ओके। सो देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो b, अच्छा b अगर जीरो हुआ तो नो सॉल्यूशन बनाएगा, यानी प्राइम सॉल्यूशन हो जाएगा अगर b जीरो हुआ तो देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो b सच दैट दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन तो कभी नहीं होगा ना, क्योंकि p का रैंक 3 तो हो ही नहीं सकता कभी, तो p का है ना, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन कब हो सकता है, जब p का डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो। ax बराबर b हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट a इज नॉन जीरो, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट a तो डिटरमिनेंट ये तो गलत कह रहा है, c गलत कह रहा है। देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो b सच दैट p ट्रांसपोज b हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। हाँ वो तो हो ही नहीं सकता। तो दोनों सेम ही बात कह रहा है, जो ऑप्शन सी कह रहा है वही ऑप्शन डी कह रहा है, कोई नया नहीं है, क्योंकि p का डिटरमिनेंट चूंकि जीरो है तो p ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी जीरो होगा, क्योंकि p और p ट्रांसपोज का रैंक सेम होगा, डिटरमिनेंट सेम होगा, ट्रेस सेम होगा, है ना। तो c और d एक ही बात कह रहा है, तो c गलत है तो d गलत है, इसलिए b सही है। देख लो ऐसा इसलिए यहाँ पे हो रहा है क्योंकि b हो सकता है एक ऐसा हो जो रैंक है ना, जैसे p का रैंक एग्जांपल में 2 हो गया तो इसका रैंक 3 हो जाएगा, और 3 b की वजह से हो जाएगा, b रैंक में 1 कंट्रीब्यूट कर देगा, जब b p के लीनियर कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब। आइए तो p दे रखा है, ये है तो इजी है ना, p से मल्टीप्लाई कर दो तो 6p प्लस b p स्क्वायर माइनस p क्यूब, ये आ गया। मैंने क्या किया, p से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, देन द ऑर्डर ab, तो सिंपल इसका क्या लिख लोगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और ये यही है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। हाँ तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से जस्ट तो मैच कर लो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से इसको मैच कर लो जस्ट, यू राइट, ये कैली हैमिल्टन थ्योरम पे क्वेश्चन है कि यू राइट द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इन एवरी मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये कह रहा है EFG इवेंट है, PE दे रखा है, तो देखो ये इसलिए दिया है ताकि तुम यहां से PE इंटरसेक्शन F निकाल सको, ठीक है, और ये इसलिए दिया है ताकि यहां से तुम PE इंटरसेक्शन G निकाल सको, क्योंकि PE दे दिया ना तो ये और ये मिलके ये निकाल दोगे, ये और ये मिलके ये आ जाएगा। अब यहां भी ये इसलिए दिया है ताकि यहां से तुम E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G निकाल सको, ठीक है। तो सब कुछ हमारे पास PE है, E इंटरसेक्शन F है, E इंटरसेक्शन G है, E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G है तुम्हारे पास। अब ये जस्ट है ना, तो E इंटरसेक्शन इसको ओपन कर लो, है ना, तो F या फॉर्मूला लगा लो, इतना मत करो। देखो अब ना प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, हाँ वही लगा लो, आसान रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन माइनस E इंटरसेक्शन F यूनियन G, अब इसको समहाउ ओपन कर दो, है ना,
तो इसको इंटरसेक्शन खोल लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, फिर ओपन कर दो, है ना, ई इंटरसेक्शन एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन जी, और इसको ए यूनियन बी के फॉर्मूले पे ओपन कर दो, हो जाएगा। सर भाई सारी दे रखी है उसने। अब वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यस ऑलरेडी वो सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन, एक मिनट ये क्या था, ये एफ था ना, हाँ ये एफ है, तो ई इंटरसेक्शन एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन जी, अब ए यूनियन बी बन गया ये, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला यूज करके सारा इन्फॉर्मेशन आपको पहले पता है। ये कह रहा है कि एक बार बताया था कि जब गिवन दे रखा हो तो उसको सर इग्नोर नहीं इग्नोर कब करते, जब यहाँ गिवन तुमसे पूछा हो। क्या तुमसे गिवन पूछा है? वो जो क्वेश्चन जब मैंने बोला इग्नोर करो, इसलिए बोला था कि जो जो गिवन है सब में गिवन सेम चीज है, और जो पूछा है उसमें भी सेम चीज गिवन है, तो फिर उसका कोई रिलेवेंस नहीं रह गया। यहाँ पे तुम्हें ई एफ गिवन ई दे रखा है, जी गिवन ई दे रखा है, और यहाँ तुमसे सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है, ये नॉर्मल इवेंट मतलब सिंपल सा इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। जब कंडीशनल की पूछता सब में गिवन ई लगा होता तो इग्नोर करते उसको हम, है ना। तो यहाँ पे तो उसको यूज करना पड़ेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को तुम्हें। वो क्वेश्चन अलग है, वो 2023 का ही क्वेश्चन है शायद, 23 या 22 का, तो वो अलग है। उसमें है कि सब में सेम चीज गिवन है, तो E4 गिवन है सब में, और E4 का कोई काम नहीं है क्वेश्चन में, तो उसको इग्नोर करो, वो है। यहाँ पे EF be any two independent event, जहाँ 0 से 1 में 0 से 1 में है, which of the following is not true। तो सिंपल है ना, ये तो आसान है। आप जानते हो कि EF इंडिपेंडेंट है, तो पता है आपको E कॉम्प्लीमेंट एंड F आर इंडिपेंडेंट, E एंड F कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट, E कॉम्प्लीमेंट एंड F कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट, उसी पे ये चारों ऑप्शन है, ठीक है। तो सिंपली लिख लेना इसको, नाइदर E नॉर F का मतलब हो गया E इंटरसेक्शन, सॉरी E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट, और ये वही लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। एग्जैक्टली वन ऑफ E एंड F अगर्स, इसका मतलब हो गया E माइनस F प्लस F माइनस E, मतलब E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट प्लस F इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट। तो ये आई थिंक यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये 2 आएगा बीच में शायद, है ना, ये 2 मिसिंग है। हाँ सर 2 आएगा, तो यही वाला फॉल्स है, ठीक है ना। यही पूछा है आपसे कौन सा नॉट ट्रू है, यही है। E occurs but F does not occur, इसका मतलब E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट, तो E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट का ये फॉर्मूला ही होता है, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। फिर से E occurs given that F does not occur, यहाँ ध्यान दो, E given F कॉम्प्लीमेंट है, और चूंकि ये इंडिपेंडेंट है तो गिवन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो E गिवन, तो गिवन का कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना, डायरेक्टली PE, तो ये भी ट्रू है ना। तो सिर्फ बी ऑप्शन है फॉल्स है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपने सेकंड वाले क्या फॉर्मूला बताया था? एग्जैक्टली 1 है ना, एग्जैक्टली 1 एक ही अकर होगा, तो एक होगा दूसरा नहीं होगा, इसका मतलब है कि E माइनस F और F माइनस E, या E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट और F इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट, ये है आपके पास। ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि x बी ए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ, तो ये कहीं ना कहीं पीडीएफ है ना, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वैसे तो अभी स्टैंडर्ड नहीं है कोई, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, तो सिंपल है, आप w का पीडीएफ निकालो और आ जाएगा। तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ से w/2 आ जाएगा, तो यह जाएगा e की पावर माइनस w/2, तो यहाँ w/2 आ जाएगी, तो w/2 तो सारे का स्क्वायर में w/2 आता है, तो डिपेंड करेगा ये क्या बनेगा, है ना, उस पे। तो यहाँ आ जाएगा dx/dw, और पुट कर लो, ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो fx of x, तो ये पुट करके ट्रांसफॉर्मेशन का, ये सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले पे है। क्योंकि इसका सपोर्ट पॉजिटिव है तो ये 1 फंक्शन है, ठीक है ना, मतलब 1 का मतलब यहाँ पे हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये 2x² एक मोनोटोनिक फंक्शन है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसका सपोर्ट पॉजिटिव रियल नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर पे x² भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो ये मोनोटोनिक है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे क्या पूछा आपसे कि
x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ ये दे रखा है। अब ex निकालना है और प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1 निकालना है। क्या ये थोड़ा इंटीग्रेशन है शायद इसमें ना, इंटीग्रेशन करो, इसमें इंटीग्रेशन है इजी सा। हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, मतलब वो एक्सपेक्टेशन निकालने में कितना होता है सर, सिमेट्रिक बनता है वो। हाँ सर ये इंटीग्रेशन इजी है, बस यहीं से दिख रहा है। बस इंटीग्रेट कर लो, इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा वही सब्स्टिट्यूट, दिखता नहीं है कि इंटीग्रल फंक्शन है। हाँ सब्स्टिट्यूशन करके अगर हो तो कर लेना, इंटीग्रेशन है जस्ट। the lifetime of a bulb is distributed as exponential 1, ठीक है, तो exponential 1 है and random variable using Poisson approximation to binomial distribution, ठीक है, the probability that out of 50 randomly chosen bulb, 50 randomly chosen bulb, n की वैल्यू 50 है यहाँ पे, n is 50, number of trial, at most 1 फेल्स विद इन 1 मंथ, तो ये P बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो होगा हमारे पास, है ना, यहाँ क्वेश्चन में 2 रैंडम वेरिएबल से थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है ना। तो आपसे पूछा गया, देखो ध्यान से, पहले पूछा है कि 50 बल्ब में से ज्यादा एक फेल होगा विद इन 1 मंथ, तो हम x यहाँ लेंगे number of bulbs fails within 1 month, ठीक है, तो ये होगा x is number of bulbs that fails within 1 month, ठीक है। तो यहां से x का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये होगा x is binomial 50, p, अब p है probability that a bulb fails within 1 month, a bulb fails within 1 month, ये आपका स्मॉल p है, स्मॉल p निकाल लो यहाँ से, तो स्मॉल p क्या होगा सर, ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1/12 निकालना पड़ेगा। तो ये बता रखा है कि लाइफ टाइम जो है ईयर्स में वो एक्सपोनेंशियल 1 है, तो एक t रैंडम वेरिएबल ले लो, तो यहाँ लाइफ टाइम इज लेस देन 1 मंथ, तो 1 मंथ, लेकिन यहाँ लाइफ टाइम किस में बात कर रहा है, ये ईयर्स में, है ना। तो 1 मंथ कितने ईयर हो जाएगा, 1/12, तो स्मॉल p जो है ना ये आएगा कि एक बल्ब 1 महीने से पहले फेल हो जाएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मतलब ये t लाइफ टाइम लेस देन 1 मंथ, तो ये आ गया CDF ऑफ t एट 1/12, तो CDF जो होता है एक्सपोनेंशियल का 1 माइनस e की पावर माइनस t, तो माइनस 1/12, तो ये अप्रोक्सीमेट कर लो, ठीक है। तो अभी p आपके पास ये क्वांटिटी आ गई, अब आपको इसको अप्रोक्सीमेट करना है, तो अप्रोक्सीमेट करने का मतलब है x को क्या लेना है मुझे, अब पॉइजन, पॉइजन सर, तो पॉइजन में क्या बन जाएगा ये, लैम्डा भी हो जाएगा 50, हाँ, तो पॉइजन में लैम्डा इज np, तो np का मतलब 50p, तो 50 टाइम्स p, देख लो 50 टाइम p क्या आता है, p आपके पास ये है, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, आ जाएगा, आई थिंक 4 आता है शायद, है ना, चेक कर लो, ये सब 4 आता है, 3.998 है ना, हाँ, तो अप्रॉक्स 4 ले लो, तो ये पॉइजन 4 हो गया। अब पॉइजन 4 में फाइनल एक्चुअली क्या फाइंड करना था, देखो फाइंड करना था कि आउट ऑफ 50 बल्ब एटमोस्ट 1 फेल्स, तो मुझे एक्चुअली इस क्वेश्चन में फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 1, x लेस देन इक्वल टू 1 निकालना है ना, ज्यादा 1, तो मतलब x बराबर 0 प्लस x बराबर 1, ये दोनों क्वांटिटी फाइंड करो पॉइजन 4 में, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेशन के बाद आया पॉइजन 4 है, पॉइजन 4 में आप x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट है x फॉलोज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m, 2, तो n की जगह m है ना, बीटा m n होता है,
तो n की जगह आपको 2 दे दिया। प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू हाफ, हाफ है, ओके। तो वेरिएंस x क्या होगा? तो इजी है ना। बीटा में क्या होता है, कर दो इंटीग्रेट उसको, बीटा का पीडीएफ लिख लो पहले, फिर उसको इंटीग्रेट करके वहां से m निकाल लो, m की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आ जाएगा वेरिएंस, ठीक है ना, सिंपल है। CDF बराबर हाफ दे रखा है, CDF से भी कर सकते हो आप कि CDF एट हाफ बराबर हाफ, तो CDF हाफ है। ऐसे हाफ यहाँ पे क्या दे रखा है, हाफ इज द मीडियन। हाफ मीडियन कब होता है? जब m बराबर 2, आई थिंक m की वैल्यू 2 ही आ जाएगी, है ना, क्योंकि बीटा जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना सिमेट्रिक, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, हाँ, क्योंकि हाफ पे सिमेट्रिक है, तो हाफ पे सिमेट्रिक मतलब हाफ इसका मीडियन है, यही कह रहा ना कि CDF ऑफ हाफ इट हाफ, तो मतलब ये जो 1/2 है मीडियन है, और 1/2 मीडियन है तो 1/2 मीन भी होगी, सिमेट्रिक है। तो 1/2 मीन है तो m बराबर 2 आ जाएगी, ओके। मतलब सिमेट्रिक है तो पर वो CDF क्या होगा हम लिखेंगे तो वो लिखा नहीं गया, मैंने ट्राई किया। नहीं, पीडीएफ को इंटीग्रेट कर लो 0 to x में, तो CDF आ जाएगा, जरूरत नहीं है निकालने का। मुझे ऐसे ही बिना कोई कैलकुलेशन का दिख गया कि m बराबर 2 आना चाहिए, वो तो सर दिख गया था, लेकिन जैसे CDF या PDF, वो CDF लिखना हो तो क्या आएगा इसका बीटा वाला, तो पहले निकाल नहीं पाया। PDF लिखो ना। लेकिन वो बाद में अरे मेरे भाई, तो पीडीएफ को इंटीग्रेट करो ना, पीडीएफ क्या आएगा इसका, सर ये भी तो नहीं पता चल रहा वैसे इसमें ये कौन सा वाला बीटा वाला कौन सा है। नहीं, सिर्फ बीटा लिखा है तो बीटा फर्स्ट काइंड ही है ना, कहीं पे सिर्फ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन लिखता है तो बीटा फर्स्ट काइंड है। ये हो गया, देखो अब इसको करो ना इंटीग्रेट तुम 0 से, तो नेचुरल में यही कंफ्यूजन था कि कौन सा वाला मानेंगे जब हम CDF, ठीक है ना, तो जब भी बीटा लिखा हो मतलब बीटा फर्स्ट काइंड है वो। ठीक है, यहाँ देख लो, अब यहाँ पे क्या है कि x1 x2 x3 IID यूनिफॉर्म 0 1 है, x1 मोर देन x2 प्लस x3, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X1 मोर देन x2 प्लस x3। तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है आपको, पॉसिबल केसेस हो जाए सर इसके। हाँ, या तो पॉसिबल केस कर दो या डबल इंटीग्रेट कर दो, जॉइंट पीडीएफ को, तीनों का जॉइंट पीडीएफ लिखो और उसको इंटीग्रेट कर लो इस रीजन पे, नहीं तो है ना, तो डबल इंटीग्रेट करो जॉइंट इस पीडीएफ को इस रीजन पे, तो ऐसे आ जाएगा। सर एक और तरह से हो सकता है, x2 प्लस x3 को ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन लिख दें, हाँ 0 से 1 में ही रहेगा क्योंकि x1 की मैक्स वैल्यू 1 है, तो वो y आएगा, तो जॉइंट कर सकते हैं उनका भी, y पे इंटीग्रेट कर सकते हैं सिर्फ, हाँ, मतलब वैसे भी सही है, कर सकते हो, या सिंपली ऐसे 3 केसेस बनेंगे, है ना, x1 मोर देन x2 प्लस x3, x2 मोर देन x1 प्लस x3, x3 मोर देन x2 प्लस, है ना, तो इस तरह कितने केसेस बनेंगे टोटल? 6 केसेस, हाँ, क्योंकि मोर देन या लेस देन कुछ भी हो सकता है ना, हाँ, मोटी वेरिएंस करके 6 केसेस बन रहा है। हाँ 6 केस बनेगा, दिस इज वन ऑफ द 6 केस, तो इसका आंसर 1/6 आता होगा। हां यही है सर भाई, तो ये है, तो जॉइंट भी कर सकते हो या वैसे 6 केसेस, है ना, दिस इज 1 आउट ऑफ 6। ये 26 है, xy be the IID यूनिफॉर्म 01, तो xy IID यूनिफॉर्म 01 है, तो बोल रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन x मोर देन y, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे डेफिनेशन लिखते हैं, तो इसका अगर कोई डेफिनेशन लिखेगा तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x आप कैसे डिफाइन करते हैं, x टाइम, लेकिन यहाँ पे y भी है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ डबल इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, f ऑफ एक्स वाई, यहां तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x मोर देन y, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूं पहले मैं, dx dy या dy dx, तो पहले dy ही कर लो, dy dx कर लेते हैं, तो y की लिमिट क्या होगी यहाँ पे, इसमें इंटरसेक्शन होता है ना न्यूमरेटर में,
तो y की लिमिट 0 to x है ना, y है ना, तो लेस देन x है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, तो ये तो यूनिफॉर्म 0 वाले, तो स्टार्ट 0 से होगा, तो 0 से x और x की लिमिट क्या 0 to 1, ये हो गया। और ये अलग से निकाल लो, तो कॉन्टिन्यूअस है ना, तो ये तो हाफ ही आ जाएगा है ना, x मोर देन y या x लेस देन y हाफ ही आएगा अगर x y IID है तो हो गया। देख लो तो वहां क्या हुआ, x टाइम जॉइंट PDF डिवाइड dx। अब जब इंटरसेक्शन आप लेते हो ऐसे सपोर्ट x का था 0 to 1, लेकिन इंटरसेक्शन है ना, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b में न्यूमरेटर में a इंटरसेक्शन b आता है अपॉन b, ये कहीं ना कहीं, तो ये जो गिवन वाला है ये भी उसके सपोर्ट में इंटरफेयर करेगा, ठीक है। ऐसे x का सपोर्ट 0 to 1 था, y का 0 to 1, लेकिन वैसा है इस तरह से। तो ये इसका मैं अगर आपको समझाऊं, ये कुछ ऐसा है कि इसका अगर फॉर्मूला लिखूं मैं, कि जैसे कभी ऐसा आ जाए है ना, जैसे e ऑफ g ऑफ x, y गिवन कोई अलग फंक्शन हो गया ना, जैसे अभी था x मोर देन y, ये है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो फॉर्मूला होगा डबल इंटीग्रेशन gxy जॉइंट PDF ऑफ xy dy dx। अब देख लो, अगर जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म 0 1 था, तो डिपेंड करता है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, अगर मान लो इन जनरल में कोई भी ले लो डिस्ट्रीब्यूशन, तो y होगा माइनस इंफिनिटी से x यहाँ पे, और x होगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, अपॉन में प्रोबेबिलिटी x मोर देन y, तो ये इसका फॉर्मूला है। करके देखो, इससे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं, ट्राई करके आना, नेक्स्ट क्लास में डाउट बताऊंगा, इसको सॉल्व करके आना। सो ये है -1 and 1 and -1 आर ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 फ्रॉम नॉर्मल थीटा थीटा, है ना, यहाँ म्यू भी थीटा है और सिग्मा स्क्वायर भी थीटा है। तो आपसे पूछ रहा है कि देन MLE ऑफ थीटा इज, थीटा का MLE क्या होगा, तो क्या आता है MLE, तो सिंपल है, पहले लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लो और लाइक्लीहुड फंक्शन को फिर मैक्सिमाइज कर लो, तो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लेके मैक्सिमाइज कर लो, थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आंसर हो जाएगा। डेफिनेशन लगाओ लाइक्लीहुड फंक्शन का, ये कह रहा है x1 x2 बी द रैंडम सैंपल फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन विद PDF, ये आपको शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल है ना, तो यहाँ पे मतलब अगर x माइनस थीटा को मैं y मान लूं, तो x माइनस थीटा यहाँ एक्सपोनेंशियल थीटा हो जाएगा। ओके, तो इजी है, उससे कर दो। लाइक्लीहुड फंक्शन पहले लिख लो, यहाँ पे कंप्लीट सफिशिएंट है ना, तो ये एक्चुअली सफिशिएंट होगा, कंप्लीट नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल फैमिली पे नहीं आएगा क्योंकि उसका सपोर्ट में वो है ना। हाँ, क्योंकि देखो पैरामीटर तो एक ही है यहाँ पे, है ना, और ये जो एस्टिमेटर है इसके डायमेंशन 2 है, तो दो एस्टिमेटर एक साथ जॉइंटली है, तो ये जॉइंटली है मतलब यहाँ डायमेंशन 2 है इसका, ये डायमेंशन 2 है, और यहाँ तो सिंगल पैरामीटर, तो कंप्लीट तो नहीं हो सकता, सफिशिएंट होगा, है ना। सफिशिएंट चेक कर लो, सफिशिएंट के लिए क्या करोगे, फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाओ, फैक्टराइजेशन थ्योरम हमेशा वैलिड है, तो यू अप्लाई फैक्टराइजेशन थ्योरम, आपको दिख जाएगा, फैक्टराइजेशन थ्योरम अप्लाई करो तो उससे दिख जाएगा, आई थिंक कंप्लीट आएगा, कंप्लीट नहीं आएगा, सफिशिएंट आएगा। x1 x2 xn be a random sample from a continuous distribution with PDF, ये आपको दे रखा है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है और ये लाप्लास है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल और लाप्लास। अब आपको क्या करना है, रिजेक्ट कर रहा है ना, रिजेक्टिंग रीजन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा ऑफ द फॉर्म दिस, तो इजी है, सिंपल है ना, वो लगा लो, सिंपल क्या बोलते हो, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगा लो, LH0/LH1, तो इस PDF को इस PDF से डिवाइड करो और लेस देन इक्वल टू k कर दो, इसमें से एक ऑप्शन आ जाएगा, मतलब सैंपल है ना, तो लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लो पहले, LH0/LH1 लेस देन इक्वल टू k, उससे आ जाएगा। हां सर, 30 कह रहा है कि 4.84 आ रही थी, तो हम 5 मानेंगे 4 मानेंगे किसमें, 30 वाले, अच्छा, x1 x2 xn भी है रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा 1, h0 है थीटा बराबर 0, h1 है थीटा बराबर 1, अज्यूम करोगे क्रिटिकल रीजन गिवन है आपको x बार मोर देन 3/4,
ओके, तो x बार मोर देन 3/4। तो पूछ रहा है कि द मिनिमम सैंपल साइज रिक्वायर्ड दैट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, n क्या आ रहा है, 4.84 आ रहा है। नहीं मोर देन के लेस देन, वो सर लेस देन आ रहा है, लेस देन। नहीं मोर देन आ रहा होगा, मिनिमम पूछ रहा है ना, Yes, more than R. तो चलो n मोर देन समथिंग आएगा, चेक करो। तो मुझसे मिनिमम पूछा ना, मिनिमम, तो मिनिमम कब होगा, जब n के पास बहुत सारी हायर चॉइसेस है, उसमें सबसे छोटा चुनना है मुझे। तो n मोर देन इक्वल टू मान लो अगर 4.8 आ गया सपोज, इसका मतलब 4 ही मिनिमम हो जाएगी फिर तो, अगर वैसा है तो। हाँ, इनइक्वालिटी देख लो, इनइक्वालिटी क्या आ रही है, फिर पॉसिबल वैल्यूज लिख लो। अगर n मान लो आ रहा है मोर देन इक्वल टू 4.8, तो अच्छा सॉरी मोर देन इक्वल टू है ना, ओ तो n मोर देन इक्वल टू 4.8 है, तो मतलब n की वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो सकती है, तो मिनिमम 5 होगी, ठीक है ना, क्योंकि मोर देन इक्वल टू 4.8 है ना, या मोर देन 4.8 है, तो n की मिनिमम वैल्यू 5 होगी। अगर n मोर देन 4.8 है तो n की मिनिमम वैल्यू 5 होगी, है ना, क्योंकि 4.8 से आगे जाना है तुम्हें, पीछे नहीं आने हैं। तो 5, 6, 7, 8, 9 these are the choices, तो मिनिमम इज 5। ओके, तो this be a sequence of positive real numbers such that series xn converges। कितना टाइम हुआ है, टाइम भी खत्म होने वाला, कोई नहीं 30 तक ट्राई करके आओ या पूरा कंप्लीट करके आना, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो अभी आप जो ये 2019 का हम जैम का पेपर कर रहे हैं ना, 23, 22 है ना, 21, 20 हो गया है, 4, ये 5वां पेपर है, हम इस पर ऊपर से स्टार्ट किया हमने, तो इसको कंप्लीट करके आओ सब लोग। अभी 30 तक डिस्कस किया जस्ट हमने, और उसके बाद वाला बता दीजिए, फिर मैं कर दूंगा सर। कौन सा वाला, 31, इसको तो इसमें क्या है कि सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है कि सीरीज xn कन्वर्ज कर रही है। इसका क्या मतलब है, लिमिट ऑफ xn क्या होगी, 0। हाँ, अभी बोला था सीरीज दिस, तो यहां से देखो ये रूट xn और xn प्लस 1 है, ये इसको तुम क्या लिख सकते हो, ये जो रूट xn और xn प्लस 1 है, ये लेस देन इक्वल टू होती है xn प्लस xn प्लस 1 अपॉन 2, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना। हाँ ये सर थ्योरम क्या है सर? ये AMGM पता है तुम्हें, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन। हाँ यस सर। तो ये अरिथमेटिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है इन दो नंबर के बीच का, यस ये दोनों तरफ सीरीज लगा दो। सो अरिथमेटिक मीन इज मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन इक्वल टू अरिथमेटिक मीन, दोनों तरफ सीरीज लगाओ। तुम्हें बता रखा है ये कन्वर्ज कर रही है, बता रखा ना कन्वर्ज कर रही है, तो जब सीरीज लगाओगे तो यहाँ पे सीरीज लगेगी, ये भी कन्वर्ज करेगी, यहाँ पे सीरीज लगेगी, ये भी कन्वर्ज करेगी, तो पूरा कन्वर्ज कर गई। और लार्जर, जब लार्जर सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्ज कर रही है, तो ये वाली सीरीज क्या होगी, कन्वर्ज करेगी। कन्वर्ज करेगी, तो ये ओके है। तो अब nxn 0 होगा क्या, तो ये आई थिंक ये गलत ऑप्शन है ना, गलत सही है, एक मिनट, हाँ ये गलत ऑप्शन है एक्चुअली, नहीं अभी तो तुम जो सोच रहे हो उसके हिसाब से इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म है ये। पर ये उल्टा होता है ना, अगर ऐसा हो तो कन्वर्ट करेगी सीरीज, ये रिफ्लेक्शन का करके मैथ में ये। इसमें एक थ्योरम में रिजल्ट था कि आई थिंक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए, ऐसा कुछ था, हमने तब लिखाए होंगे एग्जाम। सर वही अब सही बोल रहा हूं, मतलब 1/n को छोड़ के आप कुछ भी लोगे ना तो ये वैलिड है ना। अच्छा 1/n रखोगे तो 1 आ जाएगी, लेकिन इसने कहा था ना सीरीज xn कन्वर्ज कर रही है, तो 1/n तो कन्वर्ज कर ही नहीं रही है। तो उसके अलावा जैसे मान लो 1/n स्क्वायर ले लो आप, तो वो फिर n into 1/n स्क्वायर 0 हो रहा है ना, और 1/n स्क्वायर कन्वर्ट करता है 1/2 की पावर n ले लो। अच्छा ऐसे ट्रू आ जाएगा, वैसे ही ऑप्शन ट्रू है, लेकिन ऑप्शन ये फॉल्स है। ये ऑप्शन फॉल्स इसलिए है क्योंकि इसने कहा है जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है ना, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है जिसके लिए सीरीज कन्वर्ज कर रही है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा अगर मुझे दे रखा हो कि xn इज अ मोनोटोनिक सीक्वेंस। हाँ मोनोटोनिक के लिए ओके है, मोनोटोन कहीं लिखा नहीं इसने तो xn के बारे में। हाँ ये होता है, जैसे हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो ऐसे एग्जांपल्स ले रहे हैं जो मोनोटोन हैं, ऐसे ले रहे हैं ना। चलो एक एग्जांपल लो ये एग्जांपल लो,
-1, अच्छा लेकिन इसने कहा सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, तो मैं अगर ऐसा लूंगा तो गड़बड़ है ना, ये तो ये पॉजिटिव रियल नंबर का सीक्वेंस है, तो ये नहीं ले सकता मैं। लेकिन ऐसे दो टर्म वाले होते हैं ना जहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स होते हैं। हाँ तो ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू तब होता है, मतलब ये थ्योरम है कि लाइक जो तुम्हारे पास सीक्वेंस जो है ना एक्सेल इज मोनोटोनिक सीक्वेंस एंड करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेस, ठीक है ना, देन n 0 होगा। इफ एक्सेल इज अ मोनोटोनिक सीक्वेंस एंड सीरीज an जो है कन्वर्ज कर रही है, देन ये ओके होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। इसमें आंसर क्या दे रखा है इसका? इसको ए और सी ऐसा कुछ लेके देख लो, क्योंकि 1/n 1/n नहीं कन्वर्ट करता और cos वाला करता है शायद, मतलब इनमें होता है, तो एक गलत हो जाएगा फिर फॉर श्योर। अच्छा यहाँ पे इसके सर ये तो उसी से गलत हो गया। अच्छा 1/n² ले लेना। हाँ तो वैसे भी ना कोई एग्जांपल लेके आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ना देखो शुरू में अगर गलत प्रूव करना है ना तो एग्जांपल ले लो, उससे गलत हो जाएगा। जैसे मान लो समेशन 1/n² इस स्टेटमेंट पे फिट बैठती है, तो समेशन 1/n² फिट बैठ रही है इस पे, तो पुट कर दो इसमें, तो ये 1/n हो जाएगा, 1 + 1/n कैंसिल होके, है ना, ऐसा कुछ 1/n + 1 आ जाएगा, तो ये डाइवर्जी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो xn को 1/n² दे लीजिए, उससे ये गलत हो जाएगी। अब इसको प्रूव करना है तो कंपैरिजन कर लो किसी के साथ। अरे तो ये है ना sin² xn अपॉन क्या करूं xn, इसकी लिमिट कितनी आएगी? लिमिट n टाइम्स इंफिनिटी। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अगर लगाऊं तो ये तुम्हारा sin n है ना, sin xn अपॉन xn तो 1 हो जाएगा और sin xn एक बचेगा, तो ये xn तो 0 पे जा रही है ना, हमें पता है कि xn की लिमिट 0 है। वी नो दैट लिमिट ऑफ xn इज 0। क्यों xn की 0 है? क्योंकि सीरीज xn कन्वर्ज कर रही है, तो xn की लिमिट 0 है, तो 0 है तो ये 0 आ जाएगी। और जब ये 0 आती है तो क्या रूल होता है कि जब डिनोमिनेटर के करस्पॉन्डिंग सीरीज अगर कन्वर्ज कर रही है तो न्यूमरेटर के करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्ज करेगी, तो इसलिए ये ट्रू है। यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, देखो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है कि an अपॉन bn जो है उसमें क्या आता है, लिमिट उसकी क्या कहते हो तुम, नॉन जीरो आनी चाहिए ना। तो अगर नॉन जीरो आती है तो दोनों का बिहेवियर सेम रहता है, an सीरीज कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ bn सीरीज कन्वर्जेस। लेकिन अगर लिमिट 0 आ गई, जैसे अभी आई, अगर an अपॉन bn की लिमिट 0 आ गई, तो इसमें ये होता है कि डिनोमिनेटर के करस्पॉन्डिंग सीरीज अगर कन्वर्ज कर रही है देन न्यूमरेटर के करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्ज करेगी। इसमें इफ एंड ओनली इफ नहीं है, वन वे है। लेकिन जब पॉजिटिव लिमिट आती है तो इफ एंड ओनली इफ है कि जैसा an होगा वैसा ही bn होगा। लेकिन 0 आ गई तो डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर मैंने xn लिया है, तो xn के करस्पॉन्डिंग सीरीज तुम्हारी कन्वर्ज कर रही है, तो इसीलिए ये वाली सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। तुम दूसरा एग्जांपल से भी उससे भी कर सकते हो और भी अप्रोच लगा सकते हो। तो दूसरा अप्रोच भी लगा सकते हो, ठीक है। आप लोग ट्राई करके आओ, सभी लोग पूरा पेपर करके आओ, 2-3 बार आराम से सॉल्व करके आओ। स्पेशली वो क्वेश्चन जो मुश्किल लगे उसको बार-बार सॉल्व करो, आसान वाले तो हो जाएंगे, बट एज अ मॉक टेस्ट सॉल्व करो। कोशिश करो कि 100 आउट ऑफ 100 तुम स्कोर कर पाओ 3 घंटे के अंदर, एटलीस्ट PYQ में, ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ठीक है। चलो तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। अभी 9 to 11 गेट का होगा, ठीक है।